आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पोर्शन जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका फर्स्ट पोर्शन था, उसको हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। इसमें हमने जो चीज़ देखी थी वो हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख चुके थे, इसकी हमने इंपॉर्टेंस की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर हमने स्वॉट एनालिसिस भी डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ये किस तरह से आप इसको डेवलप कर सकते हैं और कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए इस चीज़ को स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो आपके हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ की टाइप्स, कंपेटिटिव एडवांटेज और कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ टू गेट इट, और फिर आपकी है करंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इश्यूज़। तो स्ट्रेट वे हम जाएंगे 9.3 पे और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ किस तरह से जो है वो डेवलप करती हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास एग्जिबिट 9.3 दिया गया है जिसमें वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहा है। तो अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा फोकस करें तो आपको नज़र आएगा कि एक्चुअली देयर आर 3 लेवल्स और यू कैन से द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़, जिसमें नंबर टॉप पे आपका है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़, फिर आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं और फिर आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं। कॉर्पोरेट गोल्स और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ वही हैं जो आपके सीईओज़ के लेवल पे जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं। जैसे अगर मैं ये बात करूँ, वो जो यहाँ पे लिख रहा है कि मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन के लेवल पे जो गोल्स असाइन होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और आपकी जो स्ट्रेटजिक गोल्स का नाम देते हैं। और उन स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे वो आपकी कॉर्पोरेट लेवल की जो है वो स्ट्रेटजीज़ होंगी। फिर आपके पास आ जाती हैं यहाँ पे कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, एसबीयू जिसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का नाम भी देते हैं। बेसिकली ये डिपार्टमेंट लेवल पे होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल लेवल के बाद जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आता है तो वो आपको सेपरेटली इंडिपेंडेंट एक यूनिट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। वो इंडिपेंडेंट यूनिट डिक्लेयर करने को बेसिकली हम कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ का नाम देते हैं, जहाँ पे वो आपको नाम दे देता है जी कि SBU 1 है, आप दूसरे को वो दूसरे का नाम दे देते हैं, तीसरे को तीसरे का नाम देते हैं। सो यू कैन नेम एनीथिंग टू देम, बट इस लेवल पे जो चीज़ जानी पहचानी जाती है उसको हम कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ का नाम देते हैं। और फिर फंक्शनल लेवल आता है जहाँ पे एक्चुअली चीज़ों को आपने अप्लाई करना होता है, और वो है आपका वो लो लेवल डिपार्टमेंट्स जहाँ पे एक्चुअली आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स और लेबर जो है वो या जो स्टाफ जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो उस फंक्शनल लेवल पे आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप डिज़ाइन करते हैं। इन स्ट्रेटजीज़ को अब बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को वो क्या लिख रहा है। मैं ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी दैट डिटरमिन्स व्हाट बिजनेस अ कंपनी इज इन और वांट्स टू बी इन एंड व्हाट इट वांट्स टू डू विद दोज बिजनेसेस। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपके कॉर्पोरेट लेवल का मतलब ये है कि सीईओ के लेवल पे जो है वो आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो किस चीज़ की है कि ये जो स्ट्रेटजी है वो आप डिसाइड करेंगे कि आप अगर किसी कारोबार में हैं तो वो क्यों है, किस कारोबार में है, और उस कारोबार में रहते हुए आपने करना क्या है। तो बेसिकली आपके जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें आगे 3 सब टाइप्स हैं जिनको वो ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात कर रहा है और स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की बात कर रहा है और रिन्यूअल स्ट्रेटजी की बात कर रहा है। तो इनको भी अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दैट्स यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ मार्केट सर्व्ड और प्रोडक्ट्स ऑफर्ड either through its current businesses or through new business या businesses। बेसिकली ग्रोथ बाय नेम इटसेल्फ जो है वो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन
और जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन इन योर बिज़नेस। अब वो एक्सपेंशन दो तरह से आ सकती है। वो दो तरीके क्या है, या तो आप अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे, या आप जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अब ये दो चीज़ें हैं। बेसिकली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम मार्केट डेवलपमेंट का नाम देते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नाम देते हैं। सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि शुरू शुरू में जब गोरमे आया, तो गोरमे ये जो बेकरीज आपने सुन रखा होगा, वो जो बेकरीज बेसिकली हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर। अब जब उन्होंने देखा कि जी लाहौर की मार्केट उन्होंने पूरी तरह से सैचुरेट कर ली है। सैचुरेशन समझते हैं? सैचुरेशन क्या होती है? एक सर्टन लेवल पे जब आपकी जो लोग एफएससी करके आए हैं उनको शायद इस चीज़ की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि सैचुरेशन क्या होती है। एक जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ शुगर की, तो एक सर्टन टेम्परेचर पे पानी में शुगर जो है वो मिक्स होती है। अगर आप उस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नहीं, तो उस एक लेवल आएगा कि उसमें जो है वो शुगर मिक्स होना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पानी को हीट अप करना शुरू करेंगे, तो वो जो एक्सेसिव शुगर है तो वो उसमें ऐड होना शुरू हो जाती है। तो किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे जब शुगर पानी में मिक्स होना रुक जाए, उस चीज़ को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। अब बेसिकली इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में भी जो है वो कही जाती है जी कि मार्केट सैचुरेट हो गई है। आपने अक्सर सुना होगा जी मार्केट सैचुरेट हो गई है। वो सैचुरेट मार्केट किस तरह से होती है कि सपोज़ कि हम बिज़नेस की बात कर रहे थे, तो गोरमे की बात करते हैं, तो लाहौर में वो हर गली में, हर मोहल्ले में उनकी दुकान खुल गई, बेकरी खुल गई। अब लाहौर में ही रहते हुए उनको और बिज़नेस नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि लाहौर की मार्केट गोरमे से सैचुरेट हो चुकी है। अब इस सैचुरेशन का से अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि या तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें या आप मार्केट डेवलपमेंट करें। अब वो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या है कि दे स्टार्टेड फ्रॉम एक्चुअली स्वीट्स एंड बेकरी। लेकिन फिर उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की कि वो बेकरी से निकल के बिवरेजेस में चले गए, उन्होंने ड्रिंक्स बनाना शुरू कर दी, उन्होंने डिफरेंट केक्स ऑफर करने शुरू कर दिए, वो निमकोज की तरफ चले गए, वो ब्रेड की तरफ चले गए, वो आपके जो जैम्स हैं उनकी तरफ चले गए। तो उन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लाइन को जो है वो इम्प्रूव किया, सो दैट कि लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदें उनकी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और ऑप्शन ये डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर द मार्केट डेवलपमेंट। हम बजाय ये कि लाहौर में ही बैठे रहें, बेहतर है कि हम लाहौर से निकल के दूसरे शहरों में जाएं और उन शहरों में जाके अपना मार्केट शेयर जो है वो उसको गेन करें। और वो जो मार्केट शेयर उन्होंने उठाना था, वो जो उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है, दैट इज़ बेसिकली उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी है। कि बजाय ये कि इससे पहले कि कोई फलां दूसरा ब्रांड उठ के दूसरे शहरों में जाके छा जाए, उनसे पहले जो है वो आप वहाँ पे चले जाएं और जाके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को वहाँ पे ऑपरेट करें। इस चीज़ को हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज का नाम देते हैं। ये हम अभी इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो जो फर्स्ट मूवर है वो बेसिकली, फर्स्ट मूवर उसको कहते हैं जो मार्केट में सबसे पहले आता है, जो चीज़ों को ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो फिर आप जो है वो पिक कर लेते हैं। तो समटाइम्स कस्टमर्स की लॉयल्टी तो बहुत बाद में जाके आएगी, तो पहले आप लोगों को सिर्फ चीज़ें ट्राई कराने पे लगा देते हैं। जैसे फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ब्रांड को उठा के कहीं का कहीं ले जाते हैं और फिर महीने 2 महीने बाद उसका बेड़ा गर्क करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा कि कोई नई खाने पीने की या कोई नया ब्रांड अगर मार्केट में आया है, तो पहले 2 हफ्ते आपको लंबी लाइनों में लग के वहाँ से वो चीज़ लेना पड़ती है। लेकिन बाय द टाइम महीने 2 महीने बाद आप देखते हैं कि जनाब यहाँ पे तो फ़लाँ शॉप होती थी, वो किधर गई? उनका जी वो बंद करके चले गए। क्यों? वो जी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे, खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो फिर आप सोचते हैं कि 2 महीने पहले यहाँ पे मैं लाइन में लगा हुआ था, अभी ये बिज़नेस बंद हो गया। इस समझ नहीं आई मुझे। वो बेसिकली समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी मार्केट का ट्रेंड ये है कि हम एकदम से चीज़ों को शूट अप करके कहीं का कहीं ले जाते हैं और फ़ौरन ही एक एक्सपीरियंस के बाद हम फिर बैठ जाते हैं। तो बिजनेसेस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इतनी अप एंड डाउन जो है वो देख सकें।
समहाउ अगर हम फूड की बात करें तो फूड में अगर कोई चीज़ इस तरह से बंद होती है तो फिर उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं की हुई या वो कंपेटिटिव नहीं है। तो वो जो आपकी बिजनेस एक्सपेंशन होगी वो बेसिकली आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी कहलाती है। फिर इसी तरह से आपके पास जो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू डू व्हाट इज व्हाट इट इज़ करंटली डूइंग। ये आपकी स्टेबिलिटी है। आप यू वांट टू स्टेबल ये बिज़नेस, आप सिर्फ वही काम करना चाहते हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, करंट पेंडेमिक सिचुएशन की बात करें, तो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे चल रही है कि भाईजान जो आप कर रहे हैं वही करते रहें, किसी नई चीज़ की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी हालात इन्वेस्टमेंट के नहीं हैं। चीज़ों को क्लियर होते अभी और 2 साल लगेंगे। तो इसलिए आप अपने जब आप इस तरह से उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब आप कंसीडर कर रहे होते हैं, तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस में आप अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की बात कर रहे होते हैं। तो वो जो आजकल आपके लिए पेंडेमिक एज ए थ्रेट है, वो किसी ऐसे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी होगा जो इस पेंडेमिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा आपके पाकिस्तान में पेंडेमिक से हर बंदा ही उठा रहा है। देख लें प्राइसेस को, आप मेडिसिन में देख लें, आप ग्रॉसरी आइटम्स में देख लें, आप फ्रूट्स में देख लें, आप पेरिशेबल आइटम्स में, आपकी दालें, चावल, गंदम, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो महंगी हो चुकी है। तो जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है वो बेसिकली रिकमेंड आपको ये करती है कि आप जिस काम में हैं उसी काम में रहें और किसी नए काम में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास रिन्यूएबल स्ट्रेटजी बाय नेम इटसेल्फ रिन्यू करने का नाम है, और वो रिन्यूअल स्ट्रेटजी बेसिकली डिज़ाइन टू एड्रेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंसेस जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं तो फिर आप डेफिनेटली उनको रिन्यू की बात करते हैं कि जी चीज़ों को अब चेंज करना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग जो है वो बिजनेस ऑपरेशन हमारे डाउन चले जाएंगे। अगर आपको याद हो, शायद हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग भी नहीं पढ़ा हुआ, तो बेसिक्स आपको मालूम नहीं है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ ऑफ़र करते हैं मार्केट में तो उसकी 4 फेज़ होते हैं, वो टाइम के हिसाब से होता है। और अगर मैं आपको लेट्स से अगर हम इसको गूगल कर लेते हैं, सो लेट मी शो यू कि जी आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। अब बेसिकली जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली आपके ये 4 स्टेजेस हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के। इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नाम भी देते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि हम डेवलपमेंट को तो डिस्कस नहीं कर रहे होते हम लोग। बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है आपके इंट्रोडक्शन से। तो आपने चीज़ों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा लोग आपके प्रोडक्ट को जानना शुरू कर देंगे एंड योर सेल वॉल्यूम्स विल बी इंक्रीजिंग। फिर आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे आप की जो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सेल्स वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे होते हैं। और फिर आता है आपका मैच्योरिटी लेवल। ये वो लेवल होता है जहाँ पे आपकी सेल्स वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होती है। और कंपनीज़ की हमेशा कोशिश ये होती है कि इनका जो ये वाला फेज़ है ये जितना ज़्यादा इस तरफ को लंबा होगा, दैट मीन्स कि उतना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में एक्सपेंड कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास सेल्स वॉल्यूम्स होंगे
तो आप क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म होगा तो यू विल बी गोइंग डाउनवर्ड। तो इस डाउनवर्ड से बचने के लिए आप अपने इस मेच्योरिटी फेज़ को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं आप करते हैं। अब उस मेच्योरिटी स्टेज को एक्सटेंड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपके पास हैं। आप प्रोडक्ट को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की फ़ीचर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अक्सर आपने गाड़ियों में देखा होगा, जो जो लोग व्हीकल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कि फेस्ट लिफ्ट आ जाता है हर साल। गाड़ी का मॉडल चेंज नहीं होता लेकिन उसकी लाइट्स, उसमें फ़ीचर्स चेंज हो जाते हैं। वो बेसिकली क्यों चेंज करते हैं? ताकि वो अपना इस मेच्योरिटी पीरियड को एक्सटेंड कर सकें। अब ये देखें कि यहाँ पे एक और भी पिक्चर आपके साथ शो की गई है कि एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट वही है, गाड़ी ही बेच रहे हैं, लेकिन अपनी मेच्योरिटी पीरियड को आप एक्सटेंड करने के लिए उसमें डिफरेंट फीचर्स ऐड करते रहते हैं ताकि आपका मेच्योरिटी का जो पीरियड है वो मैक्सिमम जाए। जब आपको लगता है कि नहीं मार्केट जो है वो अब सैचुरेट हो गई है, लोगों को अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, आप कुछ भी ऑफ़र कर दें लोग उस चीज़ को ख़रीदने को तैयार नहीं है, देन योर प्रोडक्ट्स गोज़ डाउनवर्ड। जब वो डाउनवर्ड जाना शुरू करती है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपने अब उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है जिसमें आप डिफरेंट फीचर्स को ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? ये है बेसिकली आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और वो जो आप ये जब यहाँ पे आप चेंजेस कर रहे होंगे तो उन चेंजेस को बेसिकली हम रिन्यूअल स्ट्रेटजी का नाम भी दे सकते हैं कि जी आपने अब चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया है। क्लियर? अब है आपके पास यहाँ पे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है। अब उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। एक बीसीजी मैट्रिक्स की भी बात यहाँ की गई है, और इस बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि स्ट्रेटजी टूल दैट गाइड्स रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट ऑफ SBUs। कि आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट को देख के आपका एक मैट्रिक्स जो है वो डेवलप किया जाता है, और उस मैट्रिक्स की बेस पे फिर आपको 4 डिफरेंट उनमें प्लेस किया जाता है, जिसको वो स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स का नाम देता है। तो बेसिकली आपके पास ये जब आप मैट्रिक्स बना लेते हैं तो आप इन 4 में से जो है वो किसी एक पे फॉल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ग्रिड लाइक फॉर्म में ये बनता है आपका मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास स्टार्स, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स या डॉग्स होते हैं। अब बेसिकली अगर आप स्टार्स में फॉल कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट शेयर हाई है और आपका जो ग्रोथ रेट है वो हाईली एंटिसिपेटेड है। कैश काउज ये है कि आपका मार्केट शेयर जो है वो हाई है लेकिन आपका ग्रोथ रेट जो है वो कम है। फिर क्वेश्चन मार्क्स है कि आपका मार्केट शेयर जो है वो कम है लेकिन आपका जो ग्रोथ रेट है वो हाई है। और डॉग्स आपके ये हैं कि आपका मार्केट शेयर भी लो है और आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी लो है। अब इसकी एक एक्चुअल पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगेन वी आर सपोज टू गो टू द इंटरनेट सो दैट कि हमें इस चीज़ का पता चले। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोग घर में पढ़ते हैं इसको इतनी डिटेल में जाके या नहीं। बहरहाल जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास दो बेसिकली यहाँ पे इट्स बेटर टू डिस्कस दिस वन, ये ज़्यादा बेहतर है। दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे हैं, एक है आपका मार्केट शेयर और दूसरा है आपका मार्केट ग्रोथ। अगर आपका मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा है और आपकी मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आप इस तरफ से और इस तरफ से यहाँ पे हैं तो दैट मीन्स कि आप स्टार पे हैं। सपोज़ कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फॉल करती है तो दैट मीन्स कि इस तरफ से ये पॉइंट यहाँ पे है और इस तरफ से ये पॉइंट यहाँ पे है तो दैट मीन्स कि आप स्टार्स में हैं। अब वो स्टार्स बेसिकली क्या आपको कहते हैं? जहाँ पे आपका हाई मार्केट शेयर है और हाई आपका ग्रोथ रेट भी है। इसके ऑपोजिट क्वेश्चन मार्क है आपकी मार्केट ग्रोथ
एंटिसिपेटेड जो है वो हाई है, लेकिन आपका मार्केट शेयर जो है वो लो है, तो फिर आप पे क्वेश्चन मार्क है कि आपका पता नहीं आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो अगर आपकी मार्केट ग्रोथ लो है लेकिन आपका मार्केट शेयर जो है वो हाई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कैश काउज हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपकी मार्केट ग्रोथ भी लो है और आपकी मार्केट शेयर भी लो है, तो इस चीज़ को हम एक्चुअली डॉग्स का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली आपका BCG मैट्रिक्स है, और इसको मेरा ख्याल है कि बॉस्टन का नाम देते हैं। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा इसका चेक करके बताता हूँ कि ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, इसको बेसिकली बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स का नाम देते हैं, जिसको हम BCG बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपके इन 4 स्ट्रेटजीज़ में फॉल आउट करता है कि अगर आप या तो आप स्टार हैं, या आप कैश काउ हैं, या आप क्वेश्चन मार्क हैं, तो अदरवाइज़ फिर आप डॉग्स होंगे। तो ये आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपके पास आती हैं कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट इन इट्स बिजनेस। कंपेटिटिव आपकी वो स्ट्रेटजीज़ जो आपको ये बताती हैं कि आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कम्पीट कैसे करना है, और फिर उन बिजनेसेस को आप जब आप इंडिपेंडेंटली कंसिडर करते हैं तो उस इंडिपेंडेंस देने से उनको बेसिकली आप एक सेपरेट यूनिट बना देते हैं, जिसको हम स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का नाम देते हैं, जिसको आप हमेशा आज से ऑनवर्ड SBU के नाम से सुनेंगे। द सिंगल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर्मुलेट देयर ओन कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज, उसको हम SBU का नाम देते हैं। ये बिल्कुल ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जब कभी आप HR के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो शायद आपसे ये क्वेश्चन भी हो जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम MBO भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब आप देखें कि आज से 3 साल बाद आप कहीं इंटरव्यू देंगे, लेकिन चीज़ें आज से ही आपको अपने साथ जो है वो लेके चलनी है। और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम पढ़ तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं, 4 साल बाद हमें याद नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या था। फिर आपके पास आता है कंपेटिटिव एडवांटेज, व्हेन सेट व्हाट सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट इट्स डिस्टिंक्टिव एज। वो एडवांटेज आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है जो आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंक्ट करता है। ऐसी खूबी जो आप में है, आपके बिज़नेस में है और बाकी किसी बिज़नेस में नहीं है, उसको हम कंपेटिटिव एडवांटेज का नाम देते हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअलिस्टिक देखूं, अगर हम आपकी क्लास पे इसको लगा दें, तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी हैंड राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो साफ़ सुथरी है, अच्छी है, तो दैट मीन्स कि उस एक इंडिविजुअल को कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है बाकी सारी क्लास पे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो लिखता है और कोई नहीं लिख रहा, तो दैट मीन्स कि दैट सेट्स एन इंडिविजुअल अपार्ट इट्स डिस्टिंक्टिव एज। तो वो ऐसी खूबी जो आप में और बाकी लोगों में नहीं है, वो बेसिकली आपका कंपेटिटिव एडवांटेज कहलाता है। और फिर इसको देख लीजिएगा, क्वालिटी एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, ऐसी क्वालिटी, ऐसी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो आप फॉलो कर रहे हैं और बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो वो भी बेसिकली आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। डिज़ाइन थिंकिंग एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो लेके चलते हैं, तो ये भी आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी या कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। और फैमिलीज़ में भी होता है ये अब आप पे है कि आप अपनी सोशल लाइफ में किस तरह से चीज़ों को जो है वो निकालते हैं। और फिर सोशल मीडिया एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, आज की अगर हम बात करें तो जब से ये पेंडेमिक चल रहा है, मार्केट सिचुएशन जो है वो आपकी बंद है, तो वो बिजनेसेस ही सर्वाइव कर रहे हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन सर्विसेज को रखा हुआ था। और ऑनलाइन सर्विसेज लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी वेबसाइट से ही सेल आउट करेंगे, डेफिनेटली सेल तो आप अपनी वेबसाइट से ही करते हैं, लेकिन आप अपनी उस वेबसाइट को किन किन सोशल मीडिया चैनल्स पे एक्सेस देते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और आज की अगर हम बात करें तो वी आर लिविंग इन ए एरा ऑफ सोशल कॉमर्स।
जो ई कॉमर्स से भी एक अगला स्टेप है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से भी एक अगला स्टेप है। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। और आप लोग अब मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जी सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करना है। अब आपके पास सोशल मीडिया में जो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ट्विटर है, आपका स्नैपचैट है, आपका इंस्टाग्राम है। स्नैपचैट में तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोशल शॉपिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंस्टाग्राम इज़ एट टॉप। फिर आपके पास फेसबुक आ जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली आपके पास फेसबुक भी है। तो ये तो वो एप्लीकेशन है जो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें तो आपके पास सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर जो पाकिस्तान में चल रहा है वो दराज है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट सोशल मीडिया बेस्ड। वो सोशल मीडिया पे तो नहीं है लेकिन ऑनलाइन ज़रूर है। तो फिर आपके पास सस्टेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेज है कि आपके पास सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं कि आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन कर सकता है, आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। 5 फोर्सेस मॉडल फिर आपके पास आ जाता है और उस 5 फोर्सेस मॉडल को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म करता है। अब वो जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो बेसिकली 5 फोर्सेस होती हैं किसी भी अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, आपको थ्रेट्स होते हैं कि लोग नई कंपनियां आ जाएंगी। थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स, आपको ये थ्रेट होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्सटीट्यूट ना आ जाए। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर आपके पास बार्गेनिंग मार्केट में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो बार्गेनिंग ऑफ बायर्स है। फिर इसी तरह से अगर बायर्स की बार्गेनिंग है तो फिर सप्लायर की बार्गेनिंग भी होगी। और इसके साथ अल्टीमेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी करंट राइवलरी है। राइवलरी की बेस्ट एग्जांपल यही हो सकती है कि आपके कंपेटिटर्स बेसिकली। तो ये वो राइवलरी नहीं है कि आप मार्केट में जाएंगे और अपने कंपेटिटर को जाके गोली मार देंगे। तो एक्चुअली दिस कैन नॉट हैपन। आपको compete करना है इन मार्केट थ्रू योर प्रोडक्ट by offering a very good valid quality product as compared to your competitors product। तो ये बेसिकली आपकी 5 फोर्सेस मॉडल है। इनको आगे जाके अगले सेमेस्टर में डिफरेंट बुक्स में आप इसको डिस्कस भी करेंगे। बेसिकली आपका ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक में आगे जाके जब आप 5वें 6ठे सेमेस्टर में जाएंगे तो तब इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक ओवरव्यू देना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि जब कभी आपके पास 5 फोर्सेस मॉडल की बात की जाए तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि वो 5 फोर्सेस कौन सी होती हैं। मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ 5 फोर्सेस क्या हैं। कि आपका थ्रेट ऑफ न्यू कमर्स, न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ योर सब्सटीट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और फिर आपकी राइवलरी होती है। राइवलरी उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बिजनेस जो ऑलरेडी आपके कंपेटिटर्स हैं। तो इनको हम एक नज़र यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और फिर आपकी करंट राइवलरी भी है। और फिर आप कंपेटिटिव स्ट्रेटजी किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? डेफिनेटली थ्रू स्वॉट एनालिसिस ही आप अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये इनको एक नज़र पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली करना क्या है। फिर नीड फॉर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, और ऑब्वियसली है कि आपको जो है वो फिर स्ट्रेटेजिक लीडर्स भी चाहिए। ऐसा बंदा भी चाहिए जो आपको जो है वो स्ट्रेटजिकली आगे चीज़ों को लेकर भी चले। तो इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? डिटर्मिनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस और विजन। आप ऐसा लीडर होना चाहिए जो आपको आपके विजन को जो है वो डिटर्मिन कर सके। ऑर्गेनाइजेशन की विजन को एक्सप्लॉइटिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कोर कम्पिटेंसीज पे बात कर सके। ह्यूमन कैपिटल की बात हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करे, रिलेशनशिप्स की मैनेजमेंट की बात करे, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स की बात करे, डिसीजन एंड प्रैक्टिसेस की बात करे, और फिर क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशंस की बात भी हो। तो ये चंद
चंद एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को परफॉर्म करना होती हैं। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर स्ट्रेटेजिक लीडर जो है वो फेल हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, एनविजन, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड वर्क विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट चेंजेस दैट विल क्रिएट अ वायबल एंड वैल्यूएबल फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर आप इनमें से कोई ये काम नहीं कर पा रहे होंगे तो दैट मीन्स कि आप स्ट्रेटेजिक लीडर नहीं हैं। तो फिर आपके पास आता है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मेजर एक्सटर्नल चेंजेस टू क्विकली कमिट रिसोर्सेज एंड टू रिकॉग्नाइज व्हेन अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन वाज अ मिस्टेक। तो आपके सिस्टम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पॉलिसीज़ में जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि अगर आपको लगे कि यार ये फ़लाँ हमने स्ट्रेटजी जो है वो गलत इम्प्लीमेंट कर दी है, तो आप एक्चुअली उसको फिर चेंज करने में या उसको मॉडिफाई करने में आपका सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज फॉर टुडेज इन्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी डिस्कस किया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल चल रहा है वो आपका ई बिज़नेस है। ई बिज़नेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस है जो ऑनलाइन चल रहा है। आपकी जो मार्केट है वो 4 दिन काम कर रही है, 9 to 7। वो बंदा जो ऑफिस से 6:30-7 बजे ऑफिस से निकल रहा है तो वो मार्केट कैसे विजिट करेगा? तो डेफिनेटली वो उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होगा दैट इज़ ई बिज़नेस, कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ही चीज़ों को जो है वो परचेज़ कर सकता है। तो फिर कंज्यूमर सर्विसेज स्ट्रेटजीज़ हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको सर्विसेज देनी है, जैसे आफ्टर सेल सर्विस है, या आप उनको जो अभी हम ऑनलाइन की बात करें तो आप उनको जो लॉजिस्टिक्स हैं, आप उनको ट्रांसपोर्टेशन जो है आप उनको वो फ्री कर सकते हैं जी कि आप, और अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ की भी हों तो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि जी अगर आप 1000 रुपये तक चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपको इतने डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप 1000 से प्लस चले जाते हैं तो डेफिनेटली फिर उस पर कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। तो देर आर नंबर ऑफ़ वेज बाय विच यू कैन एक्चुअली सर्विस योर कस्टमर। और फिर आपके पास इनोवेशन स्ट्रेटजीज़ हैं। इनोवेशन, इसके वर्ड से ही हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इनोवेशन करेंगे, क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, नई से नई चीज़ को लेके आएंगे सो दैट कि लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड रहें। और फिर आपके पास यहाँ पे एक आएगा आपके ये फर्स्ट मूवर, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स फर्स्ट टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट इनोवेशन टू द मार्केट और टू यूज़ अ न्यू प्रोसेस इनोवेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनी जो ऐसी प्रोडक्ट लेके आई है जो आज से पहले मार्केट में नहीं थी, तो उस नई चीज़ का मार्केट में आने को हम फर्स्ट मूवर का नाम देते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप आज से पहले आपने वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं की थी या वो सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं थी, तो अगर किसी कंपनी ने आपको वो ऑफ़र की है तो दैट मीन्स ही इज़ द न्यू इन द मार्केट, ही इज़ द फर्स्ट मूवर ऑफ द मार्केट। वो मार्केट में पहला इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में आई है। तो बेसिकली इसको हम बेसिकली फ़र्स्ट मूवर का नाम देते हैं। और इसके चंद एक एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फिर उसमें है रेपुटेशन फॉर बीइंग इनोवेटिव एंड इंडस्ट्री लीडर, डेफिनेटली कॉस्ट एंड लर्निंग बेनिफिट्स उसमें होते हैं, कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेज एंड कीपिंग कंपेटिटर्स फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू देम, और फिर अपॉर्चुनिटी टू बिगिन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड कस्टमर्स लॉयल्टी। इस सारे एडवांटेजेस के साथ साथ उसके चंद एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो क्या हैं? Uncertainty over exact direction technology and market will go, risk of competitors initial innovations, financial and strategic risk, और हाई डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो आपके डिसएडवांटेजेस में है। ये था आपका चैप्टर नंबर 9। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले ले। ये चंद एक आपके जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इसी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। So this is all what we have today. If you have questions, please you can ask.